नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। देखो, आगे का क्वेश्चन है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। पीछे यहाँ तक हो गया था। हम्म, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ये इसका गलत आंसर। किसी नियम के अनुसार किसी चालक से विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु शर्त यह है कि ताप का मान स्थिर है। तो ये ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ का कहना है। ठीक है। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कहना है। ओम्स लॉ का कहना है। ओम्स लॉ यही कहता है कि ओम्स लॉ का कहना है कि ओम का नियम के अनुसार किसी चालक में प्रभावित विद्युत धारा उस पे लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I के, या V बराबर होती है I इंटू आर। आर। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। यह शर्त है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियों में स्थिर रहना चाहिए। ओम का नियम विद्युत परिपथ के विश्लेषण की एक मूलभूत नियम है। गणितीय रूप से ओम का नियम इस प्रकार दर्शाया जाता है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध एक चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध चालक के, देखो, प्रतिरोध जो होती है वो किस किस पे डिपेंड करता है? आर इंटू एल अपॉन ए पर। किस किस पे? आर इंटू एल अपॉन ए पर, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अ, ठीक है। ओम के नियम की शर्त यह है कि प्रतिरोध स्थिर रहना चाहिए, जिसके लिए ताप और अन्य भौतिक स्थितियों का स्थिर होना आवश्यक है। ताप में परिवर्तन होने पर चालक का प्रतिरोध बदल जाता है। ठीक है, बिल्कुल। जो चालक होती है, अगर मैं चालक की बात करूं, चालक की बात करूं, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो मतलब बढ़ जा रहा हो, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अर्धचालक में ऐसा नहीं होता है। अर्धचालक में, चालक में ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है। न्यूटन के तीन नियम तो आपको पता है ना। एक फॉर्मूला और होती है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, ये जूल का नियम है। आई स्क्वायर आर टी, ये जूल का नियम है। ठीक है, न्यूटन का नियम। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण सारित करता है, अभिसारित नहीं अपसारित करता है, तो उस पर आपतित होती है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये प्रयुक्त उत्तल दर्पण है, बिल्कुल। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बिल्कुल। दर्पण द्वारा बने पर्दे पर देखा जा सकता है। देखो, इसका जो होती है ना, एक काल्पनिक और उल्टा बनता, तो ये पर्दे पे नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर 35 के ए हो जाएगा। ठीक है। गोलीय दर्पण प्रकाश की किरणें को अपसारित करता है, जो उस पर आपतित होती है। पहले तो ये उत्तल दर्पण है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि उस पर आपतित किरणें किरणें को फैलाता है या अपसारित करता है। इसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होती है। ठीक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय पर आपतित आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित या अभिसारित करता है। इसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और वक्रित होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक माना जाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, चाहे वस्तु का दर्पण के सामने कहीं भी रखा जाए। अवतल दर्पण वास्तविक, आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, परंतु दर्पण की दूरी से निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब 200 वाट 200 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है। बल्ब द्वारा ली गई विद्युत धारा इतना, तो शक्ति क्या होगा? तो शक्ति होगा V इंटू आई, क्योंकि P बराबर क्या होती है? P बराबर होती है W/T, V स्क्वायर बाई आर, V इंटू आई, या
I² R। तो V कितना दिया हुआ है 200, I कितना है 1/10, तो 20 वाट। ठीक है। बीजवोतक ऊतक के कोशिकाओं में निम्नलिखित में क्या अनुपस्थित होता है? बीजवोतक ऊतक की कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति। ठीक है। 37 के सॉरी सॉरी रस ये भी होती है, ये भी होती है, केंद्रक भी होती है, रसधानी नहीं होता। ये आंसर हो जाएगा डी। देखो, बीजवोतक ऊतक की कोशिकाओं में रसधानी अनुपस्थित होता है। रसधानी पादप कोशिका में पाए जाने वाली झिल्ली बंद कोशिकांग है, जो पानी, अपशिष्ट उत्पादों और अन्य पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करती है। वयस्क पादप कोशिकाओं में रसधानी बड़ी होती है, बड़ी और प्रमुख होती है, जो कोशिका के आयतन का एक बड़ा हिस्सा घेरता है और कोशिका के स्फीति दाब को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि विजवोतक कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य सक्रिय रूप से विभाजित होना और नई कोशिका बनाना है, उन्हें भंडारण की आवश्यकता कम होती है। इसलिए रसधानी विजयवोत्तक कोशिकाओं में या अनुपस्थित होता है या बहुत छोटी होती है, अस्थायी रूप से मौजूद होती है। जैसे ही विजयवोत्तक कोशिकाएं परिपृक्त होते हैं, विभेदित होते हैं, उसमें रसधानी विकसित होने लगती है, आकार में बढ़ने लगती है। ठीक है। विजयवोत्तक कोशिकाओं में एक पतली और लोचेदार कोशिकाएं भित्ति होती है। कोशिकाएं भित्ति पादप कोशिकाओं की बाहरी परत होती है, जिसे संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है। बीजोतक ऊतक में एक बड़ा और स्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें कोशिका के आनुवांशिक सामग्री डीएनए होती है। केंद्रक कोशिका विभाजन और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीजभोतक कोशिकाओं में घना कोशिकाएं द्रव होती है। कोशिकाएं द्रव कोशिका का वह भाग है जो कोशिका झिल्ली के भीतर होता है। इसमें विभिन्न कोशिकांग जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि होते हैं। तो क्या हो जाएगा? बीजवोतक ऊतक की कोशिकाएं निम्नलिखित में क्या अनुपस्थित होती है? तो इसमें रसधानी अनुपस्थित होती है। ठीक है। धातु कौन सी धातु अत्यंत अ, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? तो देखो, नाइट्रिक अम्ल कॉपर प्लस कोबाल्ट, मैग्नीज प्लस कोबाल्ट, मैग्नीज प्लस कोबाल्ट, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज। ठीक है। मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु अत्यंत नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है। अगर आप Mg को Mg को Mg को HNO3 के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। MgNO3 के हॉल ट्वाइस बनाता है और H2 गैस बाहर निकलता है। ठीक है। इसी तरीका से अगर Mn को HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो NO3 बनाएगा और H2 गैस बाहर निकलता है। ठीक है। इसी प्रकार मैग्नीज भी अत्यंत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कॉपर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु है। तनु अम्ल के सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। कॉपर देखो, सबसे पहले देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, एफी, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, फिर एयू, पीटी। देखो, इसमें क्या बोला गया है? कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? तो कॉपर। तो देखो यहाँ पे है कॉपर। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉपर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु है। हाइड्रोजन से तो करेगा ही नहीं।
देख रहे हो ना, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, कैसे करेगा? नहीं करेगा, तो कॉपर तो होगा नहीं। मैग्नीशियम होगा, लेकिन कॉपर यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा। कोबाल्ट, देखो कोबाल्ट तो करता नहीं है ना। देखो कॉपर यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। फिर मैग्नीज, मैग्नीज तो देखो, मैग्नीज तो है ही नहीं, ये कोबाल्ट हो गया नहीं। तो ऑप्शन में मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, तो ऑप्शन यही होगा। कोबाल्ट जो है ना, वो धातु से, हाइड्रोजन धातु से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और तन्नु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। हालांकि नाइट्रिक अम्ल तन्नु भी ऑक्सीकृत कर प्रकृति के कारण आमतौर पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं। तनी हुई रबर पट्टी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थित ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा mgh होती है, mgh होती है। ठीक है, तनी हुई रबर पट्टी में स्थित ऊर्जा के प्रकार होती है। तनी हुई रबर पट्टी के मामले में यह ऊर्जा के विपरण के कारण संचित होती है। ठीक है, जब आप एक रबर पट्टी को खींचते हैं, तो उस पर कार्य कर सकते हैं। यह कार्य रबर पट्टी के अणुओं के बीच दूरी को बढ़ाकर उसकी आंतरिक संरचना में बदल देती है। किया गया कार्य रबर पट्टी में स्थित ऊर्जा में जमा हो जाता है। एक स्प्रिंग की तरह रबर पट्टी भी एक प्रत्यास्थ सामग्री है। जब आप इसे खींचते हैं, तो अपनी मूल आकृति में वापस आने की प्रवृत्ति रखते हैं, और यह प्रवृत्ति स्थित ऊर्जा के कारण होती है। जब आप रबर पट्टी को छोड़ते हैं, तो यह स्थित ऊर्जा गतित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रबर पट्टी अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है, या पूरी तरह से मुक्त तो गति करने लगती है। स्थित ऊर्जा में निम्न उदाहरण है। एक खिंचा हुआ धनुष स्थित ऊर्जा है, जब छोड़ा नहीं जाए। स्थित ऊर्जा गतित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती, तीर आगे बढ़ता है। एक ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर स्थित ऊर्जा रखता है, जब पत्थर गिरता है तो स्थित ऊर्जा गतित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्णक मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान होती है? तो ये होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वर्णक मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होती है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का प्रोटीन है, जो मनुष्य और अन्य कोशिकाओं जीवों के लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, कणिकाओं में पाया जाता है। यह लोहे युक्त वर्णक है, इसी के कारण रक्त रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी ऊतकों और कोशिकाओं तक ले जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से वापस फेफड़े तक लाता है, ताकि इसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है, जो पौधे और शैवाल की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा पौधे सूरज के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। जोतफिल एक पीला वर्णक है, जो पौधे में पाया जाता है, और यह क्लोरोनाइट वर्णक के समूह से संबंधित है। जोरो जोरोफिल पौधे में प्रकाश संश्लेषण में सहायक वर्णक के रूप में कार्य करता है, और पत्तियों को पीला रंग भी देता है, विशेष रूप से पतझड़ के मौसम में। मेलानिन एक वर्णक है, जो त्वचा, बालों और रंगों को रंग देती है। यह मनुष्य और जानवरों दोनों में पाया जाता है। मेलनिन का मुख्य कार्य सूरज के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक बीम अवतल दर्पण के सामने रखा है। 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक बीम अवतल दर्पण के सामने रखा है, और 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन बराबर होती है, क्या होती है? माइनस माइनस V/U, या 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 होती है, क्या होती है? बीम ऑब्जेक्ट, इमेज बाई ऑब्जेक्ट, तो H2/H1 ये होती है। ठीक है, H2/H1, तो 30/3 कितना हो जाएगा? 10। एम बराबर 10, सॉरी 3 3, यहाँ 10 है ना, 3 3,
तो इसका आंसर 3 होगा, 3। ठीक है, क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और ये माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1/3 प्रतिबिंब की, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत है, देखो गलत बात। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक बीम को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो H1 रखा जाता है 30 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब बनता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो होती है ये होती है V/U। ठीक है, V/U, और छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है तो V तो प्लस होगा, छोटा बन रहा है तो V प्लस होगा और U माइनस होगा, तो ये V/U हो जाएगा। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है H2/H1। H2 कितना दिया हुआ है? 10, और H1 कितना है? 30, तो आंसर हो जाएगा ये 1/3 होगा, 1/3। ठीक है, आवर्धन क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना 20 होगा ना 10 होगा, 1/3 होगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? एक समान चल की गति, असमान त्वरण की गति, एक समान त्वरित गति, एक समान वेग गति। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। असमान त्वरित, एक समान असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति नहीं, हाँ असमान त्वरित गति, सॉरी, एक समान त्वरित गति, ये नहीं, असमान नहीं, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। देखो, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति होती है। जब भी कोई वस्तु गिर रही होती है, गिर रही होती है, तो एक समान एक समान एक समान एक समान त्वरित गति होती है, त्वरित गति होती है। ठीक है, त्वरित गति होती है, एक समान त्वरित गति गति होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उस पर केवल एक ही बल कार्य करता है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। यह गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के स्थिर त्वरण उत्पन्न करता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसे आमतौर पर स्मॉल g से लिखा जाता है, और ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो, एक समान चाल गति, एक समान गति से त्वरण शून्य होगा, वेग स्थिर होगा, और सीधी रेखा में गति से चलती कार। एक समान तुरंत गति, स्थिर त्वरण, वेग समय के साथ बदलेगा। देखो यहाँ वेग समय के साथ बदलेगा, वेग समय के साथ बदलता है, चेंज, वेग जो है वो समय के साथ बदलेगा, एक समान त्वरित गति में, स्थिर त्वरण जिसको बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु या ढलान पर लुढ़कती, असमान त्वरित गति, असमान त्वरण, वेग के समय साथ बदलता है, भीड़ भाड़ वाला, चाल, सड़क, चलती कार, अनियमित, ये। ठीक है, क्रमशः क्रमशः मिश्रण का एक बनना परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, और रासायनिक जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, देखो, मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब एक मिश्रण बनता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ भौतिक रूप में से एक साथ मिल जाते हैं। मिश्रणों के घटकों की रासायनिक पहचान बरकरार रहती है, वे रासायनिक रूप से एक दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं करते। मिश्रणों के घटकों को भौतिक विधियां हैं, जैसे छानना, वाष्पीकरण, आसवन आदि का उपयोग आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे जब एक यौगिक बनता है तो दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। यौगिक के घटकों की रासायनिक पहचान पूरी तरह से बदल जाती है। यौगिकों के घटकों को रासायनिक विधियां का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। जैसे रासायनिक पहचान भौतिक अपरिवर्तित रहती है, बदल जाती है। ठीक है,
जैसे मिश्रण बनना, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना और यौगिक का बनना, भोजन का पाचन, लोहे का जंग, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित उस विकल्प का चयन कीजिए जिस वाक्य को सही ढंग से बताया गया है। पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन को अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। पीएच पैमाने का उपयोग विलयन को अम्लीयता या क्षारीय स्तर को मापने के लिए किया जाता है। पीएच पैमाना एक संख्यात्मक पैमाना है जिसका उपयोग किसी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का संक्षिप्त रूप है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है। पीएच पैमाना 0 से 10 तक होती है। 7 जो होती है वो शुद्ध जल पीएच मान उदासीन को दर्शाता है। 7 से कम अम्लीय, मतलब पीएच मान जितना कम होगा विलयन उतना ही अधिक होगा, अम्लीय होगा। उदाहरण के लिए नींबू का रस का पीएच 2 है तो एक परवल क्षारक है। पीएच 7 से अधिक क्षारीय या एल्कली विलयन को दर्शाता है। पीएच मान जितना अधिक होगा विलयन उतना अधिक क्षारीय होगा। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच का मान 14 होता है जो एक परवल क्षारक है। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा आयतन को लीटर मिलीमीटर इकाइयों में मापा जाता है। घनत्व भी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान का माप है। घनत्व को ग्राम प्रति सेंटीमीटर या किलो प्रति घन मीटर में मापा जाता है। ठीक है। द्रव्यमान और जड़त्व में कौन सा विकल्प सही है? जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होती है। उपलब्ध आंकड़े में जड़त्व स्वतंत्र है। जड़त्व व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में सही विकल्प यही है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी गति को अवस्था में परिवर्तित या विरोध करती है। ठीक है। मास किसी भी वस्तु में द्रव्यमान की मात्रा का माप है। यह वस्तु के जड़त्व का भी माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उस पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान और जड़त्व के मामले में समानुपाती होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि द्रव्यमान बढ़ता है तो जड़त्व भी बढ़ता है। एक भारी वस्तुओं को गति में लाने या गति में परिवर्तन करना एक हल्की वस्तुओं की तुलना में अधिक कठिन होता है क्योंकि भारी वस्तुएं अधिक जड़त्व होती है। यदि द्रव्यमान घटता है तो जड़त्व भी घटता है। यह हल्की वस्तुओं को गति में परिवर्तन करना एक भारी वस्तुओं की तुलना में आसान होता है क्योंकि हल्की वस्तुओं में कम जड़त्व होता है। न्यूटन के गति के पहले नियम जड़त्व के नियम और दूसरे नियम जड़त्व की अवधारणा स्पष्ट होती है जहां द्रव्यमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। F इक्वल टू एम ए कि प्रतिरोध सीधे तौर पर जड़त्व से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधे के निषेचन में कौन सा सही है? पिचांड द्वारा नर जनन कोशिकाएं पराग नलिकाओं में विद्यमान मादा युग्म के साथ संचलित रहती है। अंडाशय द्वारा निर्मित जनन कोशिका में, अंडाशय तो जनन में नहीं होती है, मादा में होती है। पराग कणों द्वारा निर्मित जनन कोशिका वर्तिकांग में विद्यमान मादा युग्म के साथ संचलित करती है। पराग द्वारा जनन जनन में जनन कोशिका में विद्यमान, जनन में नहीं मादा में। बीजांड द्वारा जनन कोशिका, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? जनन कोशिका में मादा युग्म के साथ संचलित होती है। हाँ ये सही है, 6 के सही है। 6 सॉरी 6 के सही हैं। देखो पौधे में, देखो अगला क्वेश्चन है मतलब बीजांड द्वारा निर्मित जनन कोशिका पराग नलिका में विद्यमान पराग नलिका में विद्यमान मादा युग्म के साथ संचलित होती है। पराग जनन कोशिका नहीं।
अंडाशय द्वारा निर्मित जनन जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा नहीं, तो इसका आंसर डी होगा। पराग कणों द्वारा निर्मित जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्म के साथ संचलित होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो, पौधे में निषेचन का सही क्रम है पराग कणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्म के साथ संचलन करती है। नर जनन कोशिकाएं पराग कणों द्वारा निर्मित होती है। पराग कण वर्तिका तक पहुंचने के बाद अंकुरित होते हैं और एक पराग नलिका बनाते हैं। पराग नलिका वर्तिका और अंडाशय के माध्यम से बीजांड तक पहुंचती है। बीजांड के अंदर मादा एवं अंड कोशिका मौजूद होती है। पराग नलिका नर जनन कोशिकाओं को बीजांड तक ले जाती है, बीजांड तक, जहां नर जनन कोशिका मादा युग्म के साथ संचलित होती है। ठीक है, तो देखो, समझ रहे हो ना, पराग नली होती है और नर युग्म का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीजांड द्वारा निर्मित जनन कोशिका पराग नलिका में विद्यमान नहीं, पराग नलिका में विद्यमान नहीं, ये गलत। अंडाशय द्वारा निर्मित जनन कोशिका, अंडाशय द्वारा निर्मित जनन कोशिका नहीं होती है, बीजांड में विद्यमान मादा युग्म, ये तो सही है, लेकिन अंडाशय द्वारा निर्मित जनन कोशिका नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर है पराग कणों द्वारा निर्मित जनन कोशिका में वर्तिका में विद्यमान, वर्तिका में विद्यमान नहीं, ये भी गलत। हाँ, पराग कणों द्वारा निर्मित जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा कोशिका को निर्मित करती है। ठीक है, ये सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि उसके पास उचित अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, उसके पास कोशिका द्रव नहीं होता, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अभ्यस्त, वे पादप कोशिका के विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, वे पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। यह भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है और यह पादप कोशिकाओं को कई महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करती है, जिसमें शामिल होती है संरचनात्मक सहायता, आकार प्रदान करना, बाहरी आघातों से सुरक्षा करना, प्रासृत दबाव का विनिमय और रोगजनकों से सुरक्षा करना। फिर होती है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह उचित आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जो एक नाभिक के भीतर व्यवस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह ही कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका झिल्ली के भीतर मौजूद एक जेली जैसा पदार्थ है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि ये पादपों की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होता है। यह भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है और यह पादप कोशिका को कई महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करती है, जिसमें शामिल है संरचनात्मक सहायता और आकार प्रदान करना, बाहरी आघातों से सुरक्षा, प्रासृत दबाव का विनिमय और रोगजनकों से सुरक्षा। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह ही उचित आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जो एक नाभिक के भीतर व्यवस्थित होती है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तरह ही कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका झिल्ली के भीतर मौजूद एक जेली पदार्थ होता है। ठीक है, सक्रिय श्रेणी के अनुसार कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है? तो देखो, सबसे पहले होती है पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, एफी, फिर हो गया पीबी, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, एचजी, एयू और पीटी। आप देखो,
क्या कॉपर जो है कॉपर एफी के साथ अभिक्रिया करके एफी को बाहर कर देगा। कॉपर देखो, कॉपर है और एफी है, एफी को बाहर कर देगा? नहीं कर पाएगा। जेडेन जिंक जो है वो कॉपर को बाहर कर देगा? बिल्कुल कर देगा, कॉपर को बाहर कर देगा। एचजी एल्युमिनियम को बाहर कर देगा? कभी नहीं कर पाएगा, कॉपर जिंक को नहीं कर पाएगा। तो 8 के बी इसका सही है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार देखोगे तो ये सही है, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, एफी, देखो फिर से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम, जिंक, एफी, 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 फिर निकेल, 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 एफी, निकेल, एसेन, 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 एसेन के बाद पीबी, पीबी, पीबी के बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, कॉपर, एचजी और एयू और पीटी, ये होती है, ठीक है। दाब का मात्रा क्या होती है? पास्कल। दाब का मात्रक होती है पास्कल, क्योंकि पी बराबर होती है फोर्स बाई एरिया, और ये होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है पास्कल, ठीक है, पास्कल। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल, पास्कल, ठीक है। एक बार बराबर 10 पर पावर 5 पास्कल होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी पूछता है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो 1.013 गुने 10 पर पावर 5 पास्कल, ये होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं? गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं संघनन के कारण, उत्पादन के कारण, संघनन के कारण नहीं, वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने का मुख्य कारण है वाष्पीकरण की परिघटना। देखो, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव जैसे पानी उष्मा ऊर्जा प्राप्त करके गैसीय अवस्था वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण एक शीतलन प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि जब वाष्पीकरण होता है तो आसपास के वातावरण से उष्मा को अवशोषित करता है, जिससे ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं, जिनमें उत्कृष्ट जल अवशोषक क्षमता होती है। इसका मतलब है कि पसीने को आसानी से सोख सकते हैं। जब सूती कपड़े पसीने को सोख लेता है, तो यह पसीने को त्वचा त्वचा संपर्क में बने रहने से रोकता है और इसे हवा के संपर्क में लाता है। हवा के संपर्क में आने से पसीने का वाष्पीकरण तेजी से होता है। संघनन वाष्पीकरण की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया है, और यह वह प्रतिक्रिया है जिसमें गैस वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। संघनन ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है, यानी ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव अवस्था आए। ऊर्ध्वपातन भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। संगलन या पिघलना वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। संगलन भी एक ऊष्मशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का एक उदाहरण है? आयनिक मतलब आयन बनना। तो ग्लूकोज नहीं, हल्दी नहीं, खाने का नमक, ये आयन टूटेगा। तो खाने का नमक एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है, क्योंकि आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो आयनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल बनाते हैं। आयन दो प्रकार के होती है, एक कटायन धनात्मक आवेश वाले आयन जो धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन खो खोने पर बनते हैं, और ऋणायन ऋणायन आवेश वाले आयन जो अधातु परमाणु वाला इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर बनते हैं। आयन यौगिक आमतौर पर एक धातु और अधातु के बीच बनते हैं। हल्दी एक जटिल मिश्रण है
इनमें मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। हल्दी का पीला रंग मुख्य रूप से कैडमियम नामक यौगिक के कारण होता है, जो एक कार्बनिक अणु है। ग्लूकोज भी एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र C6। ये पूछा जाता है, देखो ये पूछा जाता है C6H12O6। पूछा जाएगा कि इसमें कार्बन कितने हैं, तो 6। इसमें बोला जाएगा टोटल एटम कितने हैं, तो 24। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ऐसे करके पूछा जाता है, यह क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज भी एक सहसंयोजक यौगिक है। चीनी, ठीक है। चीनी, सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक, जिसका सुक्रोज का सूत्र होती है C12H22O11, ठीक है। C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। जी का मान कितना होता है, 6.6 गुने ये होती है, ठीक है। क्योंकि एफ का वैल्यू होती है, एफ बराबर होती है जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर M1 M2, एफ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। जी का ये एसआई यूनिट हो गया। और जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 पर पावर -11, यही न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 12 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो जी जो होती है ना, वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट। एक तो जी होती है, एक स्मॉल जी होती है। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हर समय बदलते रहता है अपने पोजीशन के अनुसार, ठीक है। और एक कुलाम का वैल्यू कितना होता है, एक कुलाम होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कुलाम। एक इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा होती है, ठीक है। देखो निम्नलिखित में मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग में प्रभावी विशेषक कौन सा है, जो प्रभावी विशेषक रहा है। तो गोल बीज, हरे बीज, झुरीदार बीज, बौने बीज। प्रभावी बौने बीज तो रहा नहीं, बौने बीज तो रहा नहीं, हरे बीज तो रहा नहीं, छुरीदार बीज नहीं, गोल बीज सबसे ज्यादा रहा, गोल बीज। गोल बीज, देखो मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग में प्रभावी विशेषक गोल बीज है। ग्रेरक मेंडल ने मटर के पौधे पर अपनी प्रसिद्धि प्रयोगों से विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने प्रत्येक लक्षण को दो विपरीत रूपों में देखा और यह निर्धारित किया कि कौन सा रूप प्रभावी डोमिनेट और कौन सा अप्रभावी है, ठीक है। तो मेंडल द्वारा पौधे पर अध्ययन किए गए 7 विशेष प्रकार के उनके प्रभावी रूप से रहा। देखो सबसे ज्यादा बीज का आकार गोल और झुरीदार, तो गोल प्रभावी रहा और झुरीदार अप्रभावी रहा, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। फिर है बीज का रंग पीला सबसे ज्यादा प्रभावी रहा, हरा नहीं रहा, हरे बीज नहीं रहा, पीले बीज सबसे ज्यादा रहा। फूल का रंग बैगनी सबसे ज्यादा प्रभावी रहा, बैगनी। सफेद कम प्रभावी रहा, मतलब आप प्रभावी रहा। अ, फूल का रंग, फली का आकार भरी हुई थी, सिकुड़ी हुई नहीं, भरी हुई। फली का रंग जो था वो हरा था, मेनली हरा, पीला वाला कम रहा, हरा ज्यादा। तने की लंबाई लंबा वाला ज्यादा एक्टिव रहा, बौने पौधा नहीं रहा। और फूलों की स्थिति अक्षीय ज्यादा रहा, अक्षीय, अंतरस्थिति नहीं, अक्षीय, ठीक है। तो बीज का आकार गोल ज्यादा प्रभावी रहा, झुरीदार के अपेक्षा। मतलब अपेक्षा बीज का रंग पीला ज्यादा प्रभावी रहा, हरा के अपेक्षा। फूल का रंग बैगनी ज्यादा रहा, सफेद के अपेक्षा। फली का आकार भरी हुई ज्यादा रहा, सिकुड़ी के अपेक्षा। फली का रंग हरा रहा, पीला के अपेक्षा। तने की ऊंचाई बौना लंबा रहा, बौने के अपेक्षा। और फूल की स्थिति क्षीय रहा, अंतरीय स्थिति के साथ, ठीक है। गलत युग्म को चयन कीजिए। देखो गलत युग्म को चयन कीजिए। कुल्हड़,
कुल्हड़ गैर नवनीकरण है, गलत है। यही तो कुल्हड़ जो होती है ना, ये यही गलत है, यही गलत है यही। क्योंकि प्लास्टिक तो सही है, सब्जी जैव निकलन सही है, कागज का प्याला ये गलत है। कुल्हड़ गलत है ना, तो कुल्हड़ ए, 14 के ए। कुल्हड़ जो है ना वो गलत है, क्योंकि मिट्टी की बनी होती है ना, तो ये भारतीय कप होते हैं जिन्हें भट्ठी में पकाया जाता है। मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो जैव नवीनीकरण बायोग्रेडेबल होती है। गैर गैर जैवनीकरण पदार्थ वे होते हैं जो प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते। प्लास्टिक इसका एक प्रमुख उदाहरण है। प्लास्टिक एक गैर जैवनीकरण पदार्थ है। प्लास्टिक पॉलीमर से बना होता है जो प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते। कागज एक जैव नवीनीकरण होती है क्योंकि यह पौधे के रेशों सेलुलोज से बना होता है जो जैविक रूप से विघटित हो सकते हैं। कागज को तुम पूर्ण चक्रित भी किया जा सकता है, खाद भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नमक सोडियम क्लोराइड किस तत्व के आयन से धनावेशित और ऋणावेशित होती है। सोडियम आयन धनावेशित होता है और क्लोरीन जो ऋणावेशित होती है। इस तरह से सोडियम Na Cl जो होती है ना, Na+ और Cl- होती है। ठीक है, 15 के बी। सोडियम क्लोराइड जो होती है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पे तुलना में अधिक प्रोटॉन हो जाते हैं और इसके कारण धनावेशित हो जाता है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो प्रोटॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके कारण ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, सोडियम जो है एक क्षार धातु है जो आवर्त सारणी के समूह 1 में स्थित है। क्लोरीन एक हाइड्रोजन है जो आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ जुड़कर आयनिक बंध बनाते हैं जिससे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल चालक बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समानांतर में सही है। कुल प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध से अधिक होता है, कुल प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध से कम होती है, बराबर होती है। ये सही है, बी, 16 के बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होता है, बिल्कुल। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है। ये सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। सी, तो सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसकी स्थिति हाँ बिल्कुल सही है, 17 के ए, सॉरी सॉरी 17 के डी। ए नहीं, केवल ए, बी नहीं। इसकी सी दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, नहीं, दर्पण के आकार पे अपर्चर करती है। देखो, गोलीय दर्पण मुख्य फोकस के, देखो यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होती है, बिल्कुल सही। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस के सामने ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होती है। अवतल दर्पण के समानांतर किरणें प्रवर्तन के बाद वास्तव में मुख्य फोकस पर अभिसारित होती है। उत्तल दर्पण मुख्य फोकस दर्पण के पीछे ध्रुव और वक्रता वक्रता केंद्र के पीछे स्थित होती है। उत्तल दर्पण में समानांतर किरणें प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। दोनों ही प्रकार के दर्पणों का मुख्य फोकस की स्थिति ध्रुव और वक्रता केंद्र के सापेक्ष इस प्रकार निर्धारित होती है कि फोकस दूरी एफ वक्रता के त्रिज्या की आधी होती है, इंगित करता है कि मुख्य फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र पे स्थित हो। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा दाब का मात्रक है, तो पास्कल। दाब की मात्रा क्या होती है, पास्कल होती है, पास्कल। ठीक है, पास्कल होती है। देखो, वायुमंडलीय दाब है एटमॉस्फेरिक, एच में फेरी, सीएम ऑफ एटमॉस्फेरिक बार। देखो, ये पूछा जाता है कि एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है। एक एटमॉस्फेरिक बराबर होती है 1.013 गुने 10⁵ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, ये होती है। फिर होती है कि 1 mm ऑफ Hg। Hg जो होती है, ये होती है 1 टॉर, 1
टॉर। 1 टॉर जो होती है वो 133.3 पास्कल के बराबर होती है। फिर होती है 1 एटमॉस्फेयर बराबर होती है 760 ऑफ एच जी एच जी, जो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर होगा। ठीक है। केल्विन का तापमान होती है, तापमान का केल्विन होता है, न्यूटन का बल होती है। ठीक है। उमा 60 मीटर लंबे पुल पर तैरती है, 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर, फिर वापस उसी रास्ते पर लौटते हुए 120 मीटर की दूरी तय करती है, तो औसत वेग क्या होगा? देखो क्या हो रही है, 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर और वापस सीधे रास्ते में लौटती है, तो 120 मीटर की दूरी तय करने में उसका औसत वेग क्या होगा? देखो क्या होती है देखो, उष्मा 60 मीटर लंबे पुल पर तैरती है, 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर और वापस सीधे रास्ते पर वापस 120 मीटर दूरी तय करते हैं, तुम औसत वेग स्पीड बराबर वेग बराबर क्या होती है? वेग बराबर होती है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 120 मीटर, और कितना? 1 मिनट मतलब 60, तो 2 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ओ हाँ, यही तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उमा 60 मीटर लंबे पुल पर तैरती है, 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक वापस उसी रास्ते पर 120 मीटर की दूरी तय करती है, तो औसत देखो, वेग जो होगा ना यहाँ पे, ये वेग जो होगा वो 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना। देखो क्यों? क्योंकि देखो वेग जो होती है ना, वेग जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट की बात करती है, डिस्प्लेसमेंट की बात करती है। ठीक है। प्रारंभिक व अंतिम में एक ही स्थान पर होगा, तो कुल विस्थापन कुल समय तो 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे बच्चर कंफ्यूजन हुए होंगे, मारे होंगे ए। ठीक है। अगर वेग पूछ दिया तो मामला गड़बड़ है, स्पीड पूछता तो चलता। ठीक है। टाइम। वही तो हम भी सोचे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है? परिचरण, मलुस्पर, प्रजनन डी। प्रजनन जीवन प्रतिक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है। देखो, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीव शैतान अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं। प्रजनन प्रजातियां की नियंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यक है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक होता है। डीएनए प्रतिलिपि प्रजनन की एक आधारभूत घटना है। प्रजनन चाहे तो वह अलैंगिक हो या लैंगिक, कोशिकाओं को विभाजन पर निर्भर करता है। कोशिका विभाजन से पहले डीएनए की प्रतिलिपि बनाना आवश्यक, ताकि प्रत्येक नई कोशिका की मूल कोशिका के समान आनुवंशिक जानकारी का पूरा सेट प्राप्त हो सके। विशेष रूप से लैंगिक प्रजनन में युग्म शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण पे डीएनए प्रतिलिपि पर निर्भर करता है, ताकि शैतान में माता पिता दोनों आनुवंशिक लक्षण हो। डीएनए प्रतिलिपि प्रजननों की एक आधारभूत घटना है। प्रजनन का उद्देश्य है आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करना। डीएनए आनुवंशिक जानकारी का वाहक। डीएनए प्रतिलिपि यह सुनिश्चित करता है कि संतानों को माता पिता से सटीक आनुवंशिक जानकारी प्राप्त हो सके। प्रजननों में कोशिका विभाजन, सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन शामिल है। डीएनए प्रतिलिपि कोशिका विभाजन से पहले होती है, ताकि प्रत्येक नई कोशिका में डीएनए की पूरी पूरी और सही प्रतिलिपि हो।
डीएनए प्रतिलिपि प्रजनन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो प्रजातियों को निरंतरता और आनुवंशिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने करने और कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट उत्पादन के रूप में छोड़ने की अनुमति देता है। श्वसन जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु पाइरुवेट हो तो 3 कार्बन अणु, 4 कार्बन अणु, 2। यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पाइरोट कितने होंगे? 3 कार्बन अणु होंगे, 5 कार्बन अणु होंगे, 4 कार्बन अणु होंगे और 6 कार्बन। देखो ग्लूकोज क्या होती है? H12O6। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 21 के ए। 3 कार्बन परमाणु होते, 3 कार्बन अणु। पाइरुवेट जो होती है ना वो 3 कार्बन अणु होती है। अगर ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है, ग्लूकोज अगर 6 कार्बन अणु है तो पाइरुवेट 3 कार्बन अणु होती है, 3 कार्बन। ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है, एक प्रकार की शर्करा है जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जब कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है तो पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणु 6 कार्बन अणु 2 अणुओं में पाइरुवेट में टूट जाता है। चूंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु है, यह ग्लाइसिस के दौरान 2 अणुओं में विभाजित होती है। इसलिए प्रत्येक पाइरुवेट अणु ग्लूकोज के कार्बन परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है और पाइरुवेट 3 कार्बन परमाणु है। ठीक है। ओ देखो 6 कार्बन कार्बन में क्या होती है? टूट जाती है। किसमें किसमें टूटती है? देखो जब जब कोशिकाएं जब देखो ग्लूकोज जब 6 कार्बन परमाणु है, एक प्रकार का शर्करा है। जब कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है तो पहला चरण ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस द्रव में होने वाली प्रक्रिया, इसमें 6 कार्बन परमाणु 2 अणुओं पाइरुवेट में टूट जाते हैं, 2 अणुओं में। किस किस में? C3 में और C3 में। C3 में और C3 में टूट जाते हैं, C3 और C3 में टूट जाते हैं और प्रत्येक पाइरुवेट अणु में ग्लूकोज के कार्बनों की संख्या आधी संख्या हो जाती है, 3-3 कार्बन परमाणु। ग्लाइकोलाइसिस कोशिकाएं श्वसन का पहला चरण है जो कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पाइरुवेट आगे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जैसी और अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। यदि ऑक्सी उपलब्ध हो, वायवीय श्वसन। यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो अवायवीय श्वसन। तो पाइरुवेट किण्वन जैसे अन्य मार्गों में जा सकता है जैसे कि लैक्टिक एसिड्स किण्वन और अल्कोहल। ठीक है। अवायवीय श्वसन जब पाइरुवेटिक किण्वन जैसे अन्य मार्गों में जाया जा सकता है जैसे लैक्टिक एसिड किण्वन और अल्कोहल। ठीक है। तो इसका 3 कार्बन अणु हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है? कॉपर का ऑक्साइड में रूपांतरित। ये तो अपचयित नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित, ये भी नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूप। एथनॉल का एथनो, ये होगा सी, 22 के सी। ठीक है। 22 के यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो? किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है उच्च दाब और निम्न ताप पर। नहीं, उच्च ताप पर नहीं, उच्च दाब और निम्न। उच्च ताप उच्च नहीं, निम्न ताप। उच्च दाब और उच्च ताप नहीं, उच्च दाब और निम्न ताप पर। 23 के सी। गैसों को अगर आपको गैसों को उच्च दाब और निम्न ताप पर द्रवित किया जाता है। गैसों के अणुओं के बीच की दूरी को कम करने के लिए दाब बढ़ाना आवश्यक है। गैसों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है।
जब दाब बढ़ाया जाता है तो अणु एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अणुओं के बीच की दूरी कम होने पर अंतर आणविक आकर्षण बल प्रभावी होने लगता है। तापमान जैसे गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी से संबंधित होती है। उच्च तापमान पर उच्च तापमान पर गैसों के अणुओं में अधिक गतिज ऊर्जा होती है और तेजी से अत्यधिक स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। जिस तापमान पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है, वह एक दूसरे के आकर्षण बल से बंधने के अधिक प्रबल हो जाते हैं। निम्न ताप अंतर आणविक आकर्षण बलों को प्रभावी होने से रोकता है। जैसे एलपीजी, रसोई गैस सिलेंडर को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी उच्च दाब और समान तापमान पर द्रव अवस्थित में भरी होती है। जब सिलेंडर वाल्व खोला जाता है तो दाब कम होता है और गैसीय अवस्था में प्रभावित होकर बर्नर तक पहुंच पाता है। नाइट्रोजन गैस को द्रवित करने के लिए कम तापमान और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग क्रायोजेनिक्स और शीतलन के रूप में किया जाता है। प्रत्येक गैस का एक क्रांतिक तापमान होता है और यह वह अधिकतम तापमान है जिसके ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। क्रांतिक तापमान से ऊपर गैस को केवल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में परिवर्तित किया जा सकता है, जो तरल और गैस दोनों के लिए उपयोगी हो। एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है तो गेंद के गति के मध्य के बिंदुओं पर गेंद में निहित कौन सी ऊर्जा होगी? दोनों होगी। स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मैकेनिकल एनर्जी होती है ना। एक गेंद को टावर पर शीर्ष पर गिराया जाता है तो गेंद के गति के मध्य में दोनों ऊर्जा होगा। देखो बिंदु 1 पर तो सिर्फ सबसे टॉप पर केवल स्थित ऊर्जा होगा। बिंदु और 1 और 2 के मध्य स्थित ऊर्जा ज्यादा होगा गतिज ऊर्जा से। फिर बिंदु 2 पर स्थित ऊर्जा बराबर होगा गतिज ऊर्जा के। बिंदु 2 और 3 के बीच में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा स्थित ऊर्जा से। बिंदु 3 पर केवल गतिज ऊर्जा। ठीक है। अगला कह रहा है मनुष्य में वायु नासेदार के माध्यम से प्रवेश करती है, जहां और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़े में प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है कि वायु कंठ में निरूपित ना हो? मुख गुहा का साइज, उपास्थि का वलय, नासेदार के बड़े बड़े रोम और नसेदार के बड़े बड़े छिद्र। तो उपास्थि के वलय ये नहीं। देखो मनुष्य में वायु नसेदार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़े में प्रभावित होती है। निम्नलिखित में यह निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपृत ना हो? तो ये नसेदार के बड़े बड़े छिद्र, मुख गुहा का साइज, नसेदार के बड़े बड़े रोम, उपास्थि के वलय। तो उपास्थि के वलय, ठीक है। उपास्थि के जो वलय होती है ये हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर है भाई लोग? आगे चलते हैं, ठीक है।
हम्म, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई लोग? ठीक है, यहाँ तक कि आगे आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है, आगे है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बीम के समान साइज के कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पे रखोगे ना तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है। अगला है, उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म से गुजरते श्वेत प्रकाश 7 रंगों में? तो परिक्षेपण। परिक्षेपण, ठीक है, परिक्षेपण। वह परिघटना जिसके कारण कांच के प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है, उसको परिक्षेपित कहा जाता है। ठीक है। परिक्षेपण प्रक्रिया में श्वेत रंगों का विभाजन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभिन्न तरंगदैर्घ्य के गति के माध्यम से भिन्न होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, उसका उल्टा होती है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, अर्थात मुड़ता है, क्योंकि यह वायु से कांच और कांच से फिर वायु में जाता है। विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है और कांच का अपवर्तनांक विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के लिए थोड़ा भिन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक रंग का प्रकाश थोड़ा अलग अलग कोण पर अपवर्तित होता है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है जबकि बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। इस कारण से श्वेत प्रकाश 7 रंगों में फैल जाता है, जिससे हम एक स्पेक्ट्रम के रूप में देखते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और बैजनी हैप्पी इंद्रधनुष प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण होती है। परिकर्णन प्रकाश की विभिन्न दिशाओं में फैलना, जब वह किसी माध्यम में कण जैसे वायु से वायु में धूल कण से टकराता है। प्रकाश का परिकर्णन प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और कणों के आकार पर निर्भर करता है। नीले रंग के प्रकाश का परिकर्णन लाल रंग की तुलना में अत्यधिक होता है। यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। अपवर्तन वह प्रक्रिया है
जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दिशा बदल दे। ठीक है। जब आप चम्मच के जब जब आप चम्मच के भाग वाले को देखते हैं तो चम्मच में आपका एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो चम्मच वाले कौन सा है? उत्तल दर्पण नहीं बनाता है, समतल नहीं बनाता है, अवतल लेंस भी नहीं बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। ठीक है। तो जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है चम्मच के सामने वाला भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है, चम्मच का सामने वाला भाग इसी प्रकार अंदर की ओर वक्रित होती है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस फोकस दूरी से दूर होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस दूरी के भीतर होती है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु दर्पण से कितनी भी दूरी पर हो। समतल दर्पण हमेशा आभासी सीधा और वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण एक अभिसारी लेंस है जो प्रकाश के किरणों को फैलाता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हाथ और पैर विद्यमान में पेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को क्या कहा जाता है? तो ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। ऐच्छिक 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 हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उस गति को रोक सकते हैं, ऐसे इच्छिक पेशियां कहा जाता है। इच्छिक पेशियां कंकाल पेशियां या रेखित पेशियां भी कही जाती है। यह पेशियां हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती है, अर्थात हम सोचकर और प्रयास करके इस पेशियों को गति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह पेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है और हमारे शरीर की गतिविधि जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, बोलना, पैर हाथ पैर हिलाना आदि संभव है। अनैच्छिक पेशियां अरेखित पेशियां होती है, मतलब अनसेचुरेटेड मसल या चिकनी पेशियां होती है, स्मूथ मसल भी कहा जाता है। यह पेशियां हमारे इच्छा के बिना अपने कार्य करती है, हम इन्हें सोचकर नियंत्रित नहीं कर सकते। यह पेशियां हमारे आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंतों, रक्त वाहिकों और मूत्राशय आदियों की दीवारों में पाई जाती है। अनैच्छिक पेशियां पाचन, रक्त परिसंचरण और अन्य शरीर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। हृदय पेशियां केवल हृदय में पाई जाती है, हृदय की दीवारों का निर्माण करती है। हृदय पेशियां जीवन भर लगातार धड़कती रहती है और हृदय संकुचन और शिथिलन के माध्यम से रक्त को पूरे शरीर में पंप का कार्य करती है। ठीक है। क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होती है? हमेशा हमेशा उत्तरी से लंबवत फंबवत नहीं होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। ठीक है। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है, इसलिए चुंबक के अंदर की रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की यात्रा करती है। इस प्रकार लूप पूरा होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को दृश्य के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। ये रेखाएं हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सापेक्षिक शक्ति के बारे में जानकारी देता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यह यदि वे प्रतिच्छेद करती है
तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं होगी, जो भौतिक रूप से असंभव है। पौधे के निम्नलिखित में किस भाग का उपयोग कायिक प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पत्तियां और तना। फल और पत्ती नहीं, फल नहीं, जड़ और फूल नहीं, पत्तियां और तना का किया जाता है। ठीक है। पौधे के पत्तियां और तने का भाग का उपयोग कायिक प्रबंधन में किया जाता है। कायिक प्रबंधन एक अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कली से नया पौधा उगाया जाता है। इस प्रक्रिया में बीज की आवश्यकता नहीं होती। कायिक प्रबंधन का उपयोग पौधे को तेजी से आनुवंशिक रूप से समान स्थिति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। कुछ पौधे में जड़ों का उपयोग कायिक प्रबंधन के लिए किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए शकरकंद, डहेलिया और कुछ कुछ प्रकार की घासें जड़ों द्वारा प्रभावित की जा सकती है। फूल पौधे के प्रजनन अंग है, मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। फल लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है और बीज को घेरता है। फल का उपयोग कायिक प्रबंधन में नहीं किया जाता। फल बीज प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ पौधे में पत्तियों की कायिक प्रबंधन में सक्षम होती है। उदाहरण के लिए ब्राओफाइलम, जिसको पत्थर चट्टा भी की पत्तियां किनारे पर कलिकां विकसित होती है, जो मिट्टी में गिरने पर नए पौधे विकसित हो सकते हैं। बेगोनिया की पत्तियां को काटकर मिट्टी में दबाकर नए पौधे उगाए जा सकते हैं। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक क्रिया को क्या कहा जाता है? तो योगज अभिक्रिया कहा जाता है। योगज अभिक्रिया। ठीक है। निकेल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण योगज अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन कहलाती है। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के मामले में हाइड्रोजन H2 अणु वनस्पति तेल में मौजूद असंतृप्त कार्बन कार्बन से जुड़ते हैं। यह अभिक्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन गैस को वनस्पति तेलों में प्रभावित किया जाता है। आमतौर पर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। योगज अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक बड़े अणु बनाते हैं। इस अभिक्रिया में कोई भी अणु विलोपित नहीं होता, बल्कि अभिकारक अणु आपस में जुड़ते हैं। विलोपक अभिक्रिया में अणु से छोटे अणु जैसे जल या हाइड्रोजन हैलाइड दिए जाते हैं, आमतौर पर द्विबंध बनाते हैं। पुनः विन्यास अभिक्रिया में अणु के भीतर परमाणुओं या समूहों का स्थान बदलता है, लेकिन कोई नया परमाणु अणु से जुड़ता नहीं, ना ही कोई परमाणु हटता है। दहन अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से तेजी से प्रतिक्रिया करता है, गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करता है, आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश की परिघटना क्या उत्पन्न होती है? तो टिंडल प्रभाव जो होती है वो कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की परिघटना से उत्पन्न होता है। टिंडल प्रभाव वह परिघटना है जो कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के कारण उत्पन्न होती है। कोलाइड विलयन विषमांगी मिश्रण होते हैं, जिसमें कणों का आकार 1 नैनो से 1000 नैनो के बीच होती है, और ये कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को परिकर्णित कर सके। जब प्रकाश की किरण कोलाइड विलयन से गुजरती है, तो कोलाइड कण प्रकाश के सभी दिशाओं में फैला देते हैं, परिकर्णित कर देते हैं। इस परिकर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग विलयन में
दृश्यमान हो जाता है और इस दृश्यमान मार्ग का टिंडल प्रभाव कहते हैं। इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण और अपवर्तन के कारण बनते हैं, जो वर्षा की बूंदें पानी की छोटी बूंदें द्वारा होती है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन तब होता है जब तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है। वायुमंडलों की परत का घनत्व और तापमान अलग अलग होता है, जिसके कारण कारण प्रकाश की किरणें बार बार मुड़ती है और अपवर्तित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृषण उदर गुहा के अंदर, वृषण उदर गुहा के अंदर, गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो शरीर के समान तापमान से कम तापमान, शरीर के तापमान, उच्च तापमान पे नहीं, शरीर के तापमान से अत्यधिक तापमान नहीं, 24-34 के ए, शरीर के समान तापमान नहीं, शरीर के समान तापमान से कम तापमान पर, बिल्कुल नहीं तो खत्म। बृहन गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं। वृषण जो होती है उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होती है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के समान तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में जैसे वृषण टेटिकल्स शरीर के मुख्य भाग के बाहर एक थैली जैसी संरचना जिसे अंडकोश कहा जाता है, स्ट्रोम्स कहा जाता है, में स्थित होती है। इसका मुख्य कारण है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के लिए इष्टतम तापमान प्रदान करना। शरीर का तापमान और शुक्राणु मानव शरीर की का समान औसत तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। शुक्राणु के लिए आदर्श तापमान शरीर के समान तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, कम होता है, यानी लगभग 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडकोश की दीवार में दो प्रकार की पेशियां होती है जो तापमान को नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक होती है अंडोस पेशी। यह पेशी त्वचा के नीचे होती है और ठंडे ठंडे मौसम में सिकुड़ती है, जिसे अंडकोश की त्वचा सिकुड़ जाती है और वृषण शरीर के करीब आ जाते हैं ताकि गर्मी का नुकसान कम हो सके। गर्म मौसम में यह शिथिल हो जाती है, जिससे त्वचा फैल जाती है और वृषण शरीर से दूर हो जाते हैं ताकि गर्मी का नुकसान बढ़ सके। क्रेमास्टर पेशी, यह पेशी वृषण रज्जु से जुड़ी होती है और ठंडे मौसम से सिकुड़ती है, जिसे वृषण के ऊपर की ओर उदर गुहा के पास खींचा जाता है ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। गर्म मौसम में यह शिथिल हो जाती है, जिससे वृषण नीचे की ओर लटक जाता है और शरीर से दूर हो जाता है। सही कथन को गर्भाशय, देखो निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन डिंडवाहिनी में ही होता है। तो बी के दो, बी के थर्ड गलत, बी के दो इसमें भी, ये भी नहीं होगा। बी के थर्ड सेकेंड सही है। गर्भाशय में अपरा, अपरा में पोषण होता है, बिल्कुल सही है। तो ये भी नहीं होगा। अपरा मतलब ये प्लेसेंटा, तो ये गलत और ये सही है। तो डी 35 के डी। देखो अपरा जो होती है ना, प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भाशय के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। यह विकासशील भ्रूण के मां के रक्त से पोषण, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसा, विटामिन, खनिज आदि ऑक्सीजन प्रदान करता है और भ्रूण के अपशिष्ट उत्पादों कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया को मां के रक्त में वापस ले जाता है ताकि उसे हटाया जा सके। इस प्रकार अपरा भ्रूण के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टिंडवाहिनी या फ्लोबियन ट्यूब मादा प्रजनन प्रणाली का एक भाग है। यह अंडाशय से
गर्भाशय तक अंडे ले जाने का मार्ग है। निषेचन की प्रक्रिया आमतौर पर डिंडवाहिनी में ही होती है। जब अंडाशय से अंडा निकलता है ओवुलेशन, तो यह डिंडवाहिनी में प्रवेश करता है। यदि शुक्राणु योनि से गर्भाशय और फिर डिंडवाहिनी तक पहुंचते हैं, तो शुक्राणु अंडे को डिंडवाहिनी की में निषेचित कर सकते हैं। गर्भाशय एक नासपति का एक आकार का अंग है जो मादा प्रजनन में स्थित होती है। निषेचित अंडा युग्म जाइगोट डिंडवाहिनी से गर्भाशय में पहुंचता है। अंतरोपण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रारंभिक भ्रूण ब्लास्टिस्ट गर्भाशय की दीवारें एंडोमेट्रियस में धंसे रहता है और स्थापित हो जाता है। गर्भाशय अंतरोपण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है और गर्भाशय के पूरे समय के दौरान विकासशील भ्रूण और फिर भ्रूण को आश्रय करता है। ठीक है। हम्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मक्खन की प्रक्षेपित व्यवस्था मक्खन? तो मक्खन केवल गैस नहीं, केवल द्रव, ठोस, ठोस और द्रव, केवल द्रव। 36 के डी। हम्म, केवल द्रव नहीं, ठोस और द्रव दोनों होगा। केवल ठोस तो होगा नहीं, केवल द्रव नहीं होगा, ठोस और द्रव दोनों होगा, ठोस और द्रव दोनों होगा। ठीक है। मक्खन की प्रक्षेपित व्यवस्था ठोस और द्रव दोनों की मिश्रण होती है। मक्खन में वसा, फैट प्रक्षेपित माध्यम होता है, जैसे जल, 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 पानी, दुग्ध, ठोस, मिल्क सॉलिड प्रक्षेपित प्रवस्था है। कोलॉइड मिश्रण दो दो प्रवस्था निम्न होती है। प्रक्षेपित प्रवस्था, यह प्रवस्था जो कम मात्रा में उपस्थित होती है और छोटे कणों के रूप में दूसरी प्रवस्था में फैली होती है। प्रक्षेपित माध्यम, यह वह व्यवस्था है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जिससे प्रक्षेपित प्रवस्था के कण फैले हुए होते हैं। पाचन ग्रंथियां और उनके एंजाइम को गलत युग में कीजिए। देखो, अकृकित से पित्तरस बिल्कुल सही। जठर ग्रंथियां से, देखो, अग्नाशय से अग्नाशय रस बिल्कुल सही। लार ग्रंथियां से ट्रिप्सिन नहीं, और जठर ग्रंथिया से पेप्सिन सही। लार ग्रंथिया से टाइलिन, तो यही गलत है। 37 के बी। देखो, पाचन ग्रंथियां उसके एंजाइम में देखा जाए तो लार ग्रंथियां के मुख गुहा में स्थित लार का उत्पादन होता है। और मनुष्य में 3 जोड़ी मुख्य लार ग्रंथियां होती है। एक पेरोटिड, एक होती है सब मैडिबुलर, और एक होती है सबलिगुअल। लार 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 में मुख्य रूप से पानी होती है, म्यूकस होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिस और एंजाइम होते हैं। लार में मौजूद एंजाइम, लार एमाइलेज और टाइलिन, एक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन मुख से ही शुरू होता है, जिसे सरल शर्करा में तोड़ता है। लार लाइपेज, मनुष्य में मनुष्य में मनुष्य में कम महत्वपूर्ण, यह वसा का पाचन करता है, लेकिन मनुष्य में इसका प्रभाव बहुत कम होता है। म्यूकस, भोजन को चिकना बनाता है और निगलने में मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट, मुख में हानिकारक बैक्टीरियल को मारने में मदद करते हैं। अग्नाशय द्वारा स्रावित रस को अग्नाशयी रस कहते हैं। इसमें भोजन के पाचन के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन्स, काइमेट्रोसिन्स, ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ने वाला एंजाइम है। एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को शर्करा में तोड़ने वाला एंजाइम है। लाइपेज, यह वसा फैट को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने वाला एंजाइम है। न्यूक्लिज, यह न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ने वाला एंजाइम है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्था में दाब में परिवर्तन के प्रभाव को सही कथन कौन है? दाब लगाने दाब लगाने और ताप घटाने से द्रवीकृत हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब से संग्रहित किया जा सकता है, नहीं निम्न दाब से, नहीं नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब से संग्रहित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो दोनों कथन सही है, दोनों सही है, 37 के 38 के बीच। दाब लगाने और ताप घटाने से द्रवीकृत हो जाता है, बिल्कुल सही। गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच का आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। जब हम गैस जब हम गैस पर बढ़ाते हैं तो हम अणुओं की एक दूसरी ओर करीब लाते हैं। अणुओं के करीब लाने और उनके बीच आंतरिक बल प्रभावी होने लगते हैं। पर्याप्त बल बढ़ाने पर ये आकर्षण बल अणुओं को एक साथ बांधने के लिए काफी मजबूत हो जाते हैं, जिससे गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तापमान गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा को प्रभावित करती है। उच्च तापमान पर गैस के अणु तेजी से गति करते हैं और एक दूसरे से दूर रहने की प्रवर्तित करते हैं। जब हम तापमान कम करते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे वे धीमी हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने की संभावना बढ़ जाती है। कम तापमान पर अंतर आणविक बल अणुओं को एक साथ पकड़ने पर अत्यधिक प्रभावी हो जाते हैं, जिससे द्रवीकरण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आमतौर पर सूक्ष्म बर्फ के नाम से जाना जाता है, को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी यह ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन करती है। द्रव अवस्था में आए आए बिना इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि विधि वृद्धि हार्मोन द्वारा, तो पीयूष ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथियां हैं वो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं जो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यह छोटी मटर के आकार का अंतस्रावी ग्रंथियां हैं जो मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होती है। पीयूष ग्रंथियां वृद्धि हार्मोन सहित कई महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित करती है। वृद्धि हार्मोन शरीर के वृद्धि, विकास और चयापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, वृद्धि हार्मोन का मुख्य कार्य है बच्चों और किशोरियों में हड्डियों और मांसपेशियों को वृद्धि को बढ़ावा देना, प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाना, वसा के उपयोग को बढ़ावा देना एवं रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को भी नियंत्रित करती है और अन्य हार्मोन भी स्रावित करती है, जो थायराइड, अधिवृक्क और अंडाशय वृषण जैसे अंतस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो दर्शाता है कि आनुवंशिक से निर्धारित नहीं है? तो ये होती है छिपकलियां, छिपकली सॉरी सॉरी सॉरी, छिपकली नहीं, छिपकली के पास तो लिंग ही नहीं होता। छिपकली नहीं, शुतुरमुर्ग नहीं, मेढक नहीं, घोंघा घोगा घोगा घोघा जो होती है घोघे प्राणी अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है, जो दर्शाता है कि आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं है। कई घोघे प्रजाति क्रमिक उभयलिंग होती है। इसका मतलब है कि वो अपने जीवन काल में एक लिंग से दूसरे लिंग में बदल सकते हैं और यह परिवर्तन अक्सर उनके जीवन चक्र, सामाजिक वातावरण या शारीरिक स्थिति के आधार पर होता है। घोंघे के लिंग परिवर्तन दो मुख्य प्रकार का होता है। एंड्रोजन, इस प्रकार के लिंग परिवर्तन में प्राणी जीवन की शुरुआत में नर के रूप में पैदा होते हैं और बाद में मादा में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कई समुद्री घोंघा पहले नर के रूप में
परिपक्व होते हैं, फिर बाद में मादा बन जाते हैं। यह परिवर्तन अक्सर आकार और प्रजनन क्षमता से संबंधित होती है। मादा के रूप में वे बड़े आकार प्राप्त कर सकते हैं और अधिक अंडे पैदा कर सकते हैं। एवं प्रोगेस्टिन इस प्रकार की लिंग परिवर्तन से प्राणी जीवन की शुरुआत में मादा के रूप में पैदा होते हैं और बाद में नर में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पेट्रोएट्री की तुलना में कम आम है, लेकिन कुछ घेघो प्रजातियों में ऐसा देखा जाता है। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेट और कर लेते हैं, फिर रीजनिंग करेंगे। 50 तक कर लेते हैं, फिर बचेगा कितना? 66। अगर 50 कर लेते हैं तो 66, 16 सेट और बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।